नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज पी के सर फ्रॉम ज्ञानो कॉमर्स क्लासेज में। इस सुपर फास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, हैप्पी रिपब्लिक डे। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार ज़बरदस्त और उम्दा होगा। और देखिए, हम इस वीडियो को, इस सुपर फास्ट वीडियो को बिना रुके ले चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपका यानी परीक्षा में आने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़िए और एक पेन और एक कॉपी उठाइए और उस पेन से अपने सुनहरे भविष्य को लिख डालिए, क्योंकि आपके माता पिता के एक चेहरे पर चमक होती है कि हमारा लड़का पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। देखिए, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, संदर्भ पत्र लिखने की आवश्यकता कब अनुभव की जाती है। ऑप्शन है, ए ऑप्शन है नए ग्राहकों को नगद माल बेचने पर, बी ऑप्शन है नए ग्राहकों को उधार माल बेचने पर, सी ऑप्शन है पुराने ग्राहकों को उधार माल बेचने पर, डी ऑप्शन है पुराने ग्राहक को नगद माल बेचने पर। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी द्वारा किसी नए ग्राहक की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए लिखा गया पत्र कहलाता है। तो एक ग्राहक यानी एक व्यापारी द्वारा किसी नए ग्राहक की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए लिखा गया पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए है निरख पत्र है, आदेश पत्र है, संदर्भ पत्र है, पूछताछ पत्र है। तो कौन सा पत्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही होगा। कौन सा, सी यानी संदर्भ पत्र है। जब विक्रेता द्वारा पूछताछ के लिए ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखा जाता है जिसका नाम क्रेता के संदर्भ के रूप में दिया है, तो ऐसा पत्र कहलाता है। तो कौन सा पत्र कहलाता है, तो आपका ऑप्शन क्या, डी होगा, यानी संदर्भ दिया है यानी संदर्भ पत्र कहलाएगा। अगला है यानी संदर्भ, अगला आपका है संदर्भी द्वारा दिए गए संदर्भ पत्र का उत्तर हो सकता है। तो क्या हो सकता है, ऑप्शन में दिया है, ए प्रतिकूल हो सकता है, बी अनुकूल हो सकता है, उदासीन हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन यानी कौन सा, यानी डी सही है। कौन सा सही है, डी सही है। अगला है, आदेशित माल की पूर्ति करने में असमर्थ रहने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कौन सा पत्र लिखा जाता है। तो कौन सा पत्र लिखा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। उसके बाद से दिया है, आदेशित माल की पूर्ति करने में असमर्थ रहने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कौन सा पत्र लिखा जाता है। जब भी यानी असमर्थ रहेंगे तो कौन सा पत्र, यानी अस्वीकृति पत्र लिखेंगे। कौन सा पत्र लिखेंगे, अस्वीकृति पत्र, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला है, भावी संबंधी पूछताछ के पत्र के यानी उत्तर में लिखा गया पत्र कहलाता है। तो कौन सा पत्र कहलाता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन सही होगा, निरख पत्र कहलाता है। कौन सा पत्र कहलाता है, निरख पत्र कहलाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में से किस बात का उल्लेख आदेश पत्र में नहीं होता है। तो माल की कीमत का, माल की मात्रा का, माल की किस्म व विवरण का, विशेष छूट तथा अन्य सुविधाएं का। तो किसका, तो विशेष छूट और अन्य सुविधाओं का, यानी ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश पत्र के उत्तर में व्यापारी द्वारा क्रेता को लिखा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो कौन सा पत्र कहलाता है, ऑप्शन है ए है स्वीकृति पत्र कहलाता है, अस्वीकृति पत्र कहलाता है, उपयुक्त दोनों में से कोई एक, शिकायती पत्र कहलाता है। तो कौन सा पत्र कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी दोनों सही है, उपयुक्त दोनों, यानी स्वीकृति पत्र भी हो सकता है और अस्वीकृति पत्र भी हो सकता है। अगला है 10वां क्वेश्चन है, पूछताछ का पत्र निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं लिखा जाता है। ऑप्शन ए ऑप्शन है मूल्य सूची मांगना, मूल्य सूची मांगना, बी ऑप्शन है
व्यापारिक शर्तें मालूम करना, सी ऑप्शन है विशेष छूट मालूम करना, डी ऑप्शन है ग्राहक की आर्थिक स्थिति ज्ञात करना। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है आपका उद्धरण पत्र शैली नियमावली का उद्देश्य है। तो उद्धरण पत्र शैली नियमावली का क्या उद्देश्य है, यानी इसमें ऑप्शन है इसमें ऑप्शन यानी ए ऑप्शन है दूसरे के बौद्धिक कार्यों का, बी ऑप्शन है कारपोरेट बौद्धिक परिणामों का एट्रीब्यूशन, सी ऑप्शन है स्वयं के बौद्धिक कार्य का श्रेय, और डी ऑप्शन है ये सभी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से आपका यानी ए ऑप्शन क्या है, सही है। यानी ए पर क्या करेंगे, यानी ए पर मुहर लगाएंगे। अगला है रिपोर्ट का उपयोग अक्सर इसका परिणाम प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो रिपोर्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रयोग के लिए, जांच के लिए, पूछताछ के लिए, यानी सभी के लिए, यानी सभी के लिए हो सकता है। अगला है रिपोर्ट लिखने के लिए सामान्य प्रारूप है। तो ए ऑप्शन परिचय, बी ऑप्शन विधि, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन सूचित। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला रिपोर्ट लेखन के लिए संरचित इस प्रकार है। तो रिपोर्ट लेखन के लिए संरचित इस प्रकार है, तो क्या होना चाहिए रिपोर्ट लेखन के लिए, तो ए ऑप्शन शैली, बी ऑप्शन उन्नति, सी ऑप्शन कठिन, डी ऑप्शन आसान। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी शैली आपका सही होना चाहिए। यानी शैली में सब कुछ आ जाएगा, यानी जो आपका रिपोर्ट होना चाहिए सरल होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सरल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्ट उपयोग सुविधाओं के रूप में यानी किसका प्रयोग किया जा सकता है, ऑप्शन है यानी मोबाइल का, ग्राफिक चित्र का, सी ऑप्शन है विधि का, डी ऑप्शन है खाता का। तो किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ग्राफिक चित्र का आपका डी आपका यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है। रिपोर्ट के प्रकार हैं, तो रिपोर्ट के प्रकार यानी औपचारिक है, अनुसंधान है, फिर से शुरू, संशोधन। तो देखिए रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं, जिसमें आपका लघु रिपोर्ट है, दीर्घ रिपोर्ट है, औपचारिक रिपोर्ट है, अनौपचारिक रिपोर्ट है। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी आपका ऑप्शन ये सही है, यानी औपचारिक रिपोर्ट। अगला है एक बड़े फोल्डर के अंतर्गत एक फोल्डर कहलाता है, तो कौन सा फोल्डर कहलाता है, यानी आपका ऑप्शन दिया है ए डिप्टी फोल्डर, बी कंटेनर फोल्डर, सी आंतरिक फोल्डर, डी सब फोल्डर। तो आपका यानी ऑप्शन कौन सा सही है, यानी डी सही है। यानी एक के अंतर्गत यानी जब एक रखेंगे तो उसका क्या होगा, सब होगा, यानी उप होगा, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। 8वां क्वेश्चन है यह स्रोत स्थान से मूल फाइल को हटाए बिना गंतव्य स्थान में मूल फाइल या फोल्डर की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है किसी फाइल या फोल्डर को मूव करना, किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना, सी ऑप्शन है किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना, डी ऑप्शन है ए सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, यानी किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर न्यूनतम प्रयास के साथ पाठ करने की अनुमति देता है। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है पुनर्व्यवस्थित, बी ऑप्शन है पुनः प्राप्त करें, सी ऑप्शन है सहेजें, डी ऑप्शन है दर्ज करें। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यानी पुनः प्राप्त करें, यानी न्यूनतम प्रयास के साथ पाठ करने की अनुमति कौन देता है, तो पुनः पर्याप्त करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज एक अनिवार्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है अनुक्रमण, बी ऑप्शन है बचत, सी ऑप्शन है संपादन, डी ऑप्शन है स्वरूपण। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यानी आप इसमें आपका ऑप्शन सही है अनुक्रमण, ए ऑप्शन सही है। अगला है यह डेटा या संरचना यह डेटा या संरचना का संग्रह है। तो डाटा या संरचना का संग्रह, सूचना का संग्रह क्या हो सकता है, तो फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यानी आप एक डाटा या सूचना को किस में रख सकते हैं, तो फाइल में रख सकते हैं, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लेखन में
यानी लिखा जाना चाहिए। क्या लिखा जाना चाहिए? यानी ए ऑप्शन है पहला व्यक्ति, बी ऑप्शन है अंतिम व्यक्ति, सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। यानी इसमें आपका क्या 12 का ए सही है, यानी पहला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सूचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में अंतर होता है। तो आपका क्या है, सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, यानी दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद से देखिए, आप लोग बीच में वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, बीच में वीडियो छोड़कर नहीं जाना चाहिए आपको, यानी पूरा वीडियो यानी अपने ईमानदारी के साथ पूरा वीडियो को देखिए और इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसके बाद से दिया है, एक समस्या उन्मूलक रिपोर्ट में यानी चरण होते हैं। तो एक समस्या उन्मूलक रिपोर्ट में यानी 3 चरण होते हैं, यानी आपका ऑप्शन सही है कि गलत है? यानी बिल्कुल क्या है, गलत है। अगला है, एक अपराधित आवेदन पत्र कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपका ऑप्शन क्या है, यानी गलत है। अगला, प्रतिवेदन में संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रतिवेदन में किसका स्थान नहीं होना चाहिए। तो प्रतिवेदन में किसका स्थान नहीं होना चाहिए, तो संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, यानी प्रतिवेदन प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है। तो आपका बिल्कुल सही है, यानी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिवेदन यानी किस प्रक्रिया का अंग है। तो प्रतिवेदन प्रशासनिक प्रक्रिया का अंग है। अगला है, प्रतिवेदन में संदेह का स्थान होना चाहिए। ये आपका क्या है, असत्य है, यानी आपका संदेह का स्थान नहीं होना चाहिए। इसके बाद से नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया है आपका, आल्विन टफलर ने संप्रेषण की ऐतिहासिक प्रगति को 3 तरंगों में प्रस्तुत किया है। तो आपका ऑप्शन क्या है, यानी बिल्कुल सही है, यानी कितने तरंगों में, यानी 3 तरंगों में प्रस्तुत किया है। अगला, इंटरनेट हजारों कंप्यूटर नेटवर्क व मिलियन उपयोगकर्ताओं का संग्रहण होता है। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समूह के में यानी मध्य बैठकों हेतु यानी अच्छी तकनीकी है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समूह के मध्य बैठकों हेतु अच्छी तकनीकी है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यानी एक बैठक के द्वारा, जैसे मोदी जी क्या करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरा बैठक कर लेते हैं, यानी बिल्कुल सही है। ईमेल संप्रेषण का अत्याधुनिक साधन है, ये भी बिल्कुल सही है। TIA का अभिप्राय है। तो आंसर दिया है थैंक्स इन एडवांस, यानी बिल्कुल सही है। फिर से ईमेल तथा फैक्स दोनों एक ही है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। फैक्स, ईमेल तथा इंटरनेट आधुनिक संप्रेषण साधनों के उदाहरण है, ये आपका बिल्कुल सही है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक मौखिक संचार है, ये आपका ऑप्शन क्या है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि मौखिक संचार क्या आता है। उसके बाद से ईमेल संप्रेषण का अति प्राचीन साधन है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या है, आपका नवीन साधन है। अगला है, WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड राइटिंग है, ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि WW का पूर्ण नाम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उसके बाद से नेक्स्ट है, यानी दीर्घ प्रतिवेदन होता है। तो दीर्घ प्रतिवेदन, देखिए नेक्स्ट दिया है, दीर्घ प्रतिवेदन होता है। तो दीर्घ प्रतिवेदन होता है, यानी ऑप्शन दिया है, पहला औपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, सरकारी होता है, अनुस्मारक होता है। तो क्या होता है, तो आपका ऑप्शन यानी पहला सही है, यानी क्या होता है, तो अनौपचारिक होता है। देखिए सबसे पहले आपको हम प्रतिवेदन बताएंगे, पूरी व्याख्या के साथ आपको यानी प्रतिवेदन के बारे में बताएंगे, प्रतिवेदन होता क्या है। तो प्रतिवेदन देखिए, सबसे पहले आप प्रतिवेदन क्या होता है, तो प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट होता है जो यानी सबसे लास्ट में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रतिवेदन आपका क्या हो सकता है, यानी प्रतिवेदन आपका लघु हो सकता है, यानी छोटा भी प्रतिवेदन हो सकता है, यानी लघु प्रतिवेदन हो सकता है, और आपका प्रतिवेदन का रूप क्या हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है, और प्रतिवेदन क्या हो सकता है, तो प्रतिवेदन औपचारिक भी हो सकता है, और प्रतिवेदन अनौपचारिक भी हो सकता है। यह आपका क्या है, यानी प्रतिवेदन का प्रकार होता है।
उसके बाद से देखिए आपका यानी क्वेश्चन में पूछता है प्रतिवेदन के यानी चरण कितने होते हैं। तो प्रतिवेदन के चरण कितने होते हैं। तो प्रतिवेदन के चरण आपके कितने होते हैं, यानी प्रतिवेदन के चरण यानी चरण कितने होते हैं प्रतिवेदन के। तो आपका प्रतिवेदन के चरण कितने होते हैं। तो प्रतिवेदन के चरण 7 चरण होते हैं। कितने होते हैं। तो 7 चरण होते हैं। मौखिक प्रस्तुतिकरण के प्रारूप होते हैं। कहाँ से करूँ जो मौखिक आएंगे। PDF पे बढ़िया नहीं बना है। व्यापारिक पत्र का अंग 12 होते हैं। कहाँ दिया है इसमें। दिमाग में कंफ्यूज नहीं आ रही है।
काम करो। व्यापारिक पत्र के अंग होते हैं तो आपका ऑप्शन है यानी पहला 12, दूसरा 16, तीसरा 20, चौथा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका ऑप्शन यानी पहला सही होगा। कितने अंग होते हैं? तो 12 अंग होते हैं। तो वह 12 अंग कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपका 12 अंग में यानी आपको हम डिटेल बताएंगे, विस्तृत व्याख्या करते हुए बताएंगे। इसमें देखिए आपका यानी 12 जो अंग है, 12 अंग में आपका सबसे पहला अंग होता है। तो सबसे पहला अंग क्या होता है? यानी सबसे पहला यानी शीर्षक होता है। क्या होता है? यानी शीर्षक होता है। उसके बाद से आपका दूसरा अंग क्या होता है? तो दूसरा आपका क्या होता है? यानी दिनांक होता है, यानी डेट होता है। और उसके बाद से आपका तीसरा अंग क्या होता है? तो आपका तीसरा अंग होता है यानी क्या होता है? तो तीसरा अंग आपका होता है यानी पाने वाले का नाम, यानी रिसीवर का नाम होता है। यानी पाने वाले का नाम यानी रिसीवर का नाम होता है। उसके बाद से उसका पता होता है। चौथा आपका ऑप्शन होता है क्या? अभिवादन होता है। क्या होता है? अभिवादन। अभिवादन में आप किसी को क्या करते हैं? यानी सम्मान देते हैं। सर की उपाधि, भाई की उपाधि दे सकते हैं। उसके बाद से पांचवा आपका होता है यानी विषय शीर्षक, यानी किस विषय के लिए आप यानी लेटर लिख रहे हैं उसके विषय का शीर्षक होता है। उसके बाद से आपका यानी छठवां अंग क्या होता है? तो छठवां अंग आपका होता है पत्र का मुख्य भाग, यानी पत्र का मुख्य भाग क्या है, मुख्य भूमिका क्या है, ये आपका छठवां भाग होता है, यानी पत्र का मुख्य भाग। उसके बाद से सातवां होता है, सातवां आपका प्रशंसात्मक होता है, यानी किसी व्यक्ति की क्या करते हैं उसमें, यानी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसात्मक वाक्य का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। उसके बाद से आपका आठवां होता है, यानी आठवां अंग क्या होता है? तो आपका आठवां अंग यानी हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? तो हस्ताक्षर होता है, यानी सिग्नेचर होता है। आपका नौवां अंग, तो नौवां अंग यानी पद होता है, यानी किस पद के लिए है। और 10वां अंग आपका क्या होता है? तो 10वां अंग आपका क्या होता है? तो संलग्न होता है, यानी उसमें क्या क्या आप संलग्न कर रहे हैं, कौन कौन सा यानी प्रति लगा रहे हैं। उसके बाद से 11वां अंग क्या होता है? तो 11वां अंग आपका पुनश्च होता है, यानी पोस्ट रिपोर्ट होता है। उसके बाद से आपका 12वां अंग, तो 12वां अंग क्या होता है? यानी टाइप, यानी टाइप लिपि के हस्ताक्षर होता है। क्या होता है? टाइप लिपि के हस्ताक्षर होता है। टाइप लिपि के यानी हस्ताक्षर होता है। तो इस प्रकार यानी व्यवसायिक पत्र के कितने अंग होते हैं? तो इस प्रकार व्यवसायिक पत्र के कितने अंग होते हैं दोस्तों? तो 12 अंग होते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट दिया आपका यानी व्यवसायिक पत्र व्यवहार व्यवसायिक संप्रेषण का अंग है। तो व्यवसायिक पत्र व्यवहार व्यवसायिक संप्रेषण का अंग है। तो आपका ऑप्शन क्या है? यानी देखिए इसमें दिया है पहला ऑप्शन महत्वपूर्ण, दूसरा आंशिक, तीसरा सामान्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी आपका ऑप्शन क्या है? यानी पहला ऑप्शन सही है, यानी महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद से देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक सी सूचना बहुत युक्तियों को प्रेषित करने हेतु उपयुक्त करते हैं। यानी एक सी सूचना बहुत व्यक्तियों को प्रेषित करने हेतु उपक्रम यानी प्रयुक्त करते हैं। यानी किसका प्रयोग करते हैं? तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? यानी परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यानी परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है? यानी पहला ऑप्शन दिया है आवेदन पत्र, दूसरा ऑप्शन दिया है पूछताछ पत्र, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका परिपत्र, और चौथा ऑप्शन दिया है संदर्भ पत्र। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी आपका ऑप्शन यानी तीसरा ऑप्शन क्या है? सही है, यानी परिपत्र होता है। देखिए इसमें यानी पूरी व्याख्या के साथ आपको हम परिपत्र को समझाएंगे। देखिए परिपत्र को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो परिपत्र को हम यानी गस्ती पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी गस्ती पत्र बोलते हैं। यानी परिपत्र को बोलते हैं गस्ती पत्र, यानी सर्कुलर, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सर्कुलर लेटर। क्या बोलते हैं? सर्कुलर लेटर।
तो इसका यानी आशय क्या होता है? तो इसका आशय, इसका मीनिंग ये होता है कि जब किसी व्यापारी को कोई सूचना अनेक ग्राहकों एवं व्यापारियों के पास भेजनी हो तो इस आशय के लिए लिखे गए पत्र को क्या कहा जाता है? यानी गस्ती पत्र यानी परिपत्र कहा जाता है। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यवसायिक तगादे के पत्र होने चाहिए। तो व्यवसायिक तगादे के पत्र होने चाहिए यानी कैसा होना चाहिए? पहला ऑप्शन है यानी बहुत सख्त भाषा में होना चाहिए, बहुत नम्र भाषा में होना चाहिए, कूटनीति का प्रयोग होना चाहिए, बहुत सामान्य होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो आपका ऑप्शन क्या यानी तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कूटनीति का प्रयोग होना चाहिए। इसमें पूरी व्याख्या के साथ हम आपको बताएंगे यानी तगादे का पत्र होता क्या है, यानी तगादा का पत्र से आप क्या समझते हैं? तो तगादे का पत्र से ऐसे पत्र से है जिसमें व्यापार में दो पक्षों के बीच व्यापारिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत लेन देन स्वाभाविक बात है, परंतु यदि कोई व्यक्ति जब निश्चित समय पर अथवा निर्धारित अवधि के अंदर खरीदी गई वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता है और इसके लिए इस स्थिति में यानी जो पत्र लिखा जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? तगादे का पत्र बोलते हैं। यानी तगादे का पत्र से ऐसे पत्र से है इसमें वसूली के संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी को क्या किया है यानी उधार बेचा है, तो उधार बेचा है तो क्या करेंगे? उससे वसूली के लिए क्या करेंगे आप? यानी जो पत्र लिखेंगे वही आपका तगादे का पत्र कहलाता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक ही सूचना बहुत व्यक्तियों को प्रेषित करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए इसमें आपका पत्र दिया है, परिपत्र दिया है, पूछताछ पत्र दिया है, इनमें से कोई नहीं। अभी आपका इसमें हम बताएं यानी क्या होता है? परिपत्र होता है, सर्कुलर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यापारिक पत्रों के कुल कितने अंग हैं? अभी बताएं शुरू में, यानी व्यापारिक पत्र यानी सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है। व्यापारिक पत्रों के कुल 12 अंग होते हैं, यानी बिल्कुल सही है। क्या? यानी बिल्कुल सही है। यानी कितने अंग होते हैं? 12 अंग होते हैं। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, पूछताछ संबंधी पत्र व्यक्ति या संगठन द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम श्रेणी के पत्र होते हैं। यानी आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल बताइए, आपका ऑप्शन क्या है? तो आपका ऑप्शन क्या है? तो आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है। अगला है विक्रय पत्र, यानी व्यवसायिक संप्रेषण का महत्वपूर्ण लिखित रूप नहीं है। ये आपका ऑप्शन क्या है? यानी बिल्कुल गलत है। ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखिए आपका दिया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, यानी जीवन वृत्ति यानी एक आवेदन पत्र होता है। यानी ऑप्शन पहला है जॉब पैकेज का, दूसरा है पूछताछ का, तीसरा है शिकायत का। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? इसमें आपका ऑप्शन यानी पहले का ऑप्शन यानी क्या? दूसरा सही है। यानी इसमें दूसरे पे क्या करेंगे? मोहर लगाएंगे, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। उसके बाद से दिया है आवेदन पत्र के प्रकार होते हैं। तो आवेदन पत्र के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। इसमें देखिए आपको हम रिज्यूम बताएंगे कि रिज्यूम होता क्या है। तो रिज्यूम से आप क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में यानी रिज्यूम दे कि रिज्यूम से आप क्या समझते हैं? रिज्यूम क्या होता है? रिज्यूम को आप बायोडाटा कहते हैं, आत्मसार कहते हैं। तो रिज्यूम क्या होता है? जीवन वृत्ति या आत्मसार किसी व्यक्ति की योग्यता एवं स्वनिर्मित जीवन पथ की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण होता है, यानी सार होता है। यानी एक आवेदन पत्र के साथ एक आवेदक यानी जो कुछ संलग्न करता है, यानी जो कुछ पत्र लगाता है उसे ही क्या बोलते हैं? जीवन वृत्ति बोलते हैं, यानी बायोडाटा बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं, करिकुलम बोलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले यानी नेम लिखा जाता है, उसके बाद से एड्रेस लिखा जाता है। यानी सबसे पहले क्या लिखा जाता है? तो सबसे पहले नेम लिखा जाता है, उसके बाद से आपका एड्रेस लिखा जाता है, उसके बाद से टेलीफोन नंबर लिखा जाता है, उसके बाद से क्या लिखा जाता है? तो उसके बाद से ईमेल लिखा जाता है, ईमेल में आपका ईमेल नंबर लिखा जाता है, उसके बाद से डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद से मार्टियल स्टेटस लिख सकते हैं। तो मार्टियल स्टेटस में आपका यानी मैरिड या अनमैरिड हो सकता है। उसके बाद से आपका एजुकेशन, तो एजुकेशन में देखिए जब भी यानी रिज्यूम बनाते हैं तो यानी सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले यानी हाई डिग्री को लिखते हैं, यानी एजुकेशन में सबसे पहले हाई डिग्री को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले पीएचडी किया है, तो पीएचडी की डिग्री के संदर्भ में यानी कहाँ से किया है, कितना नंबर से किया है, इसको लिखेंगे। उसके बाद से यानी पीएचडी
यानी उसके बाद से आप मान लीजिए एमकॉम किए हैं, तो एमकॉम कहाँ से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी किए हैं, किस डिवीजन से पास हैं, इसको लिखेंगे। उसके बाद से बीकॉम, तो बीकॉम यानी कहाँ से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, किस सन में किए हैं, इसको लिखेंगे। उसके बाद से यानी इंटर यानी इंटरमीडिएट, यानी आप इंटर कहाँ से किए हैं और कौन सा डिवीजन है। उसके बाद से आपका हाई स्कूल का, तो हाई स्कूल यानी किस बोर्ड से किए हैं, यानी किस श्रेणी में किए हैं, या आपका यानी सूचना लिखते हैं। उसके बाद से यानी एजुकेशन के बाद से एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में क्या लिखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो आपका एक्सपीरियंस मान लीजिए आप नौकरी के लिए यानी क्या कर रहे हैं, रिज्यूम लिख रहे हैं, मान लीजिए टीचिंग के लिए लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं यानी 4 ईयर एक्सपीरियंस यानी इन दिस स्कूल, यानी जिस स्कूल में आप क्या हुए हैं यानी पढ़ाए हुए हों। उसके बाद से इसमें होता है अदर इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आई एम यानी स्पीकिंग इंग्लिश, यानी स्पीकिंग इंग्लिश यानी क्या, हम जो भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, यानी इंग्लिश में बोलते हैं, यानी आपकी भाषा यानी लैंग्वेज क्या है, यानी इंग्लिश है, या आपका भाषा क्या है, हिंदी है। उसके बाद से आपका हॉबी क्या है, तो आपका हॉबी यानी प्लेइंग यानी क्या है, आपका हॉबी यानी क्रिकेट है। उसके बाद से आप लिख सकते हैं यानी आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। उसके बाद से लास्ट में क्या लिखा जाता है, तो लास्ट में यानी रेफरेंस लिखेंगे। तो रेफरेंस यानी किसके आप जरिए आए हैं, किसके माध्यम से आए हैं। तो इससे मान लीजिए कोई भी रेफरेंस हो सकता है, जैसे डॉक्टर मान लीजिए, डॉक्टर आपके यानी जो भी सर हों, जो भी आपके मैडम हों, उनके माध्यम से आप आए हैं। उसके बाद से आप क्या लिखते हैं, उसके बाद से सबसे लास्ट में यानी इधर यानी दाएं कोने में यानी डेट लिखते हैं, आज का यानी डेट क्या है। उसके बाद से सबसे लास्ट में यानी क्या करते हैं, यानी नीचे अपना यानी सिग्नेचर करते हैं, यानी सिग्नेचर में जो भी आपका यानी नाम हो, जो भी आपका सिग्नेचर हो उसको लिखते हैं। तो हमको आशा है आपको यानी रिज्यूम बनाना भी आ गया होगा। इसके बाद से देखिए आपका अगला है प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के चरण हैं। तो प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के चरण हैं, तो प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के चरण कितने हैं, यानी ऑप्शन बता कितने हैं। तो प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के यानी मुख्य कारण हैं, तो ऑप्शन है पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, पांचवा है 5। तो देखिए इसमें पूरी व्याख्या के साथ हम बताएंगे यानी कितने होते हैं। तो सबसे पहले यानी प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के चरण कितने होते हैं, तो प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण के चरण यानी कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। तो वह 4 कौन कौन से, तो सॉरी आपका चरण कितने होते हैं, यानी आपका चरण यानी 5 होते हैं। वह चरण कौन कौन से हैं, तो पहला चरण है आपका उद्देश्य का निर्धारण, क्या है, यानी उद्देश्य का निर्धारण। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यानी उद्देश्य निर्धारित करेंगे, यानी आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा है प्रस्तुतिकरण का नियोजन, क्या है, प्रस्तुतिकरण का नियोजन, प्रस्तुतिकरण का यानी नियोजन। उसके बाद से आपका तीसरा चरण है, तो तीसरा चरण क्या है, यानी प्रस्तुतिकरण सामग्री की तैयारी, यानी क्या है, प्रस्तुतिकरण यानी सामग्री, प्रस्तुतिकरण सामग्री की यानी तैयारी। उसके बाद से आपका चौथा है, तो चौथा चरण क्या है, तो चौथा चरण है प्रस्तुतिकरण का अभ्यास, क्या है, यानी प्रस्तुतिकरण का यानी अभ्यास आपका यानी चौथा चरण है। उसके बाद से फिर से आपका पांचवा कारण या चरण हो सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं, यानी पांचवा आपका यानी पांचवा, तो पांचवा क्या है, तो प्रस्तुतिकरण के नियत दिन व तिथि के प्रति सचेतना, नियत दिन यानी प्रस्तुतिकरण के यानी पांचवा चरण क्या हो सकते हैं, तो नियत दिन, नियत दिन, नियत दिन व तिथि, नियत दिन व तिथि के प्रति यानी क्या, चेतना। तो सबसे पहले देखिए इसमें यानी आपके यानी कितने हैं, यानी 5 कारण हैं, पांचों कारण का आपको हम क्या किए हैं, डिटेल से यानी बताए हैं। उसके बाद से दिया है प्रस्तुतिकरण के प्रकार हैं, तो प्रस्तुतिकरण के प्रकार हैं, तो ऑप्शन है पहला यानी 2 प्रकार हैं, तीसरा है 3 प्रकार हैं, चौथा है 4 प्रकार हैं, और पांचवा है चौथा है 5 प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं, तो आपके यानी 3 प्रकार हैं। तो वह 3 प्रकार यानी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यानी वो तीनों प्रकार आपका यानी पहला प्रकार है यानी सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण, क्या है, सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण,
यानी सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। उसके बाद से दूसरा है आपका प्रेरणात्मक, यानी क्या है, प्रेरणात्मक यानी प्रस्तुतिकरण, यानी मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन। तीसरा आपका क्या है, तीसरा है आपका सद्भावना, यानी सद्भावनात्मक प्रस्तुतिकरण, यानी गुडविल प्रेजेंटेशन। उसके बाद से देखिए, यानी कितने होते हैं प्रस्तुतिकरण के प्रकार, 3 होते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कई क्वेश्चन में दिया रहता है कि प्रस्तुतिकरण के प्रकार यानी कितने हैं, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका जैसे प्रस्तुतिकरण के ढंग को यानी कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रस्तुतिकरण के ढंग को यानी 2 भागों में बांटा गया है, तो वह प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले देखिए आपको प्रस्तुतिकरण यानी जानना होगा कि आखिर में प्रस्तुतिकरण होता क्या है, यानी प्रस्तुतिकरण होता क्या है। तो प्रस्तुतिकरण क्या है, तो प्रस्तुतिकरण से ऐसे व्यवस्था से है जिसमें यानी श्रोताओं के एक छोटे समूह अर्थात थोड़े से श्रोताओं के लिए पहले से ही यानी तैयार किए गए यानी भाषण से है। यानी पहले से मान लीजिए क्या करते हैं, आप कहीं स्पीच देना होता है तो पहले से क्या करते हैं, भाषण तैयार करते हैं। वह भाषण आपका यानी लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है। यानी प्रस्तुतिकरण से आशय निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुतिकरण से आशय श्रोताओं के एक छोटे समूह के लिए पूर्व में तैयार किए गए भाषण से है। उसके बाद से प्रस्तुतिकरण को यानी कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रस्तुतिकरण को यानी देखिए 2 ढंग से आप प्रस्तुत कर सकते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला आपका यानी व्यक्तिगत, यानी क्या होता है, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण यानी पर्सनल। उसके बाद से दूसरा है आपका सामूहिक प्रस्तुतिकरण, क्या होता है, सामूहिक प्रस्तुतिकरण यानी ग्रुपिंग प्रेजेंटेशन, यानी ग्रुपिंग प्रेजेंटेशन। उसके बाद से आपका इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। तो देखिए इसमें आपका यानी व्यक्तिगत यानी प्रस्तुतिकरण क्या होता है, तो सबसे पहले यानी व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण से आशय ऐसे प्रस्तुतिकरण से है जिसमें एक वक्ता यानी एक वक्ता के माध्यम से एक निर्धारित विषय के संबंधित यानी श्रोताओं के समक्ष क्या किया जाता है, यानी भाषण दिया जाता है, स्पीच दिया जाता है, उसे ही हम व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोदी जी आते हैं तो क्या करते हैं, यानी पर्सनल यानी भाषण देते हैं, यानी सभी श्रोताओं को क्या करते हैं, भाषण देते हैं। यानी एक वक्ता यानी क्या करते हैं, यानी एक वक्ता यानी मोदी जी क्या करते हैं, मान लीजिए मोदी जी एक वक्ता हैं, वह एक विषय के संदर्भ में क्या करते हैं, श्रोताओं के समक्ष जो भी स्पीच दे रहे हैं उनका यानी व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है। उसके बाद से मान लीजिए सामूहिक प्रस्तुतिकरण क्या है, तो सामूहिक प्रस्तुतिकरण से आशय ऐसी प्रस्तुतिकरण से है जिसमें एक ही विषय पर अनेकों वक्ता क्या करते हैं, भाषण देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए सेमिनार होता है तो उसमें एक विषय बिंदु रख दिया जाता है और उसमें यानी विभिन्न वक्ता क्या करते हैं, अपने वक्तव्यों को क्या करते हैं, आके अपने अपने विचार को प्रकट करते हैं, स्पीच देते हैं और श्रोता उसे क्या करते हैं, सुनते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे, तो सामूहिक प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। उसके बाद से देखिए कभी कोई पूछता है सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या है, तो देखिए इसमें सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण से आशय ऐसे प्रस्तुतिकरण से है, जैसे मान लीजिए तीसरा सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण। तो सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण से आशय प्रस्तुतिकरण से है जिसमें श्रोताओं को किसी विषय से संबंधित जानकारी प्रदान करने से है, यानी किसी भी यानी डाटा से संबंधित सूचना यदि प्रदान करना है तो उसे सूचनात्मक प्रस्तुतिकरण कहेंगे। उसके बाद से मान लीजिए सद्भावनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या है, तो सद्भावनात्मक प्रस्तुतिकरण से आशय ऐसे प्रस्तुतिकरण से है जिसमें किसी विशेष स्थिति में श्रोताओं को यानी सद्भावना करने के उद्देश्य से, मनोरंजन के उद्देश्य से यानी स्पीच दिया जाता है, उसे सद्भावनात्मक यानी प्रस्तुतिकरण हो सकता है। यानी भावना में आपका यानी दुख भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है। हमको आशा है कि आपको यानी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप लोग अधिक से अधिक यानी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी काम कीजिए ईमानदारी से कीजिए और पूरी वीडियो को आप देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। जय हिंद, वंदे मातरम, आपके माता पिता को नमस्कार।